सो गाइज वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेज। हमारी मेरठ यूनिवर्सिटी और सहारनपुर यूनिवर्सिटी की बीएड फर्स्ट ईयर की क्लासेज चल रही हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट है ग्रोइंग अप एज अ लर्नर। इस सब्जेक्ट की है 14th क्लास है। आज का हमारा टॉपिक है स्किनर का सिद्धांत है। स्किनर ने भी एक सीखने का सिद्धांत दिया था जिसे क्रिया प्रस्तुत सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत कहा जाता है, अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत भी कहा जाता है। कई नाम है इसके। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर बीएड एग्जाम की बात करें तो हम लॉन्ग क्वेश्चन में आता है बीएड फर्स्ट ईयर में, साइकोलॉजी का जो पेपर होता है उसमें। स्किनर का यह एक सीखने का सिद्धांत था, अच्छा सिद्धांत है यह स्किनर का सीखने का सिद्धांत। अब देखो, स्किनर ने जो अपना सीखने का सिद्धांत दिया था वो थॉर्नडाइक के विरोध में दिया था। अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने सीखने के सिद्धांत दिए हैं जिसमें उन्होंने इस चीज को बताने का प्रयास किया है कि हम कोई भी चीज कैसे सीखते हैं। सीखने के सिद्धांतों में मनोवैज्ञानिकों ने हमारे सीखने की प्रक्रिया को बताने का प्रयास किया है कि वो कैसे होती है। थॉर्नडाइक ने एक सीखने का सिद्धांत दिया था, तो थॉर्नडाइक के सिद्धांत के विरोध में बीएफ स्किनर ने भी अपना एक सीखने का सिद्धांत दिया है। ये बिल्कुल थॉर्नडाइक का उल्टा है। थॉर्नडाइक का सीखने का सिद्धांत जो था उसके विरोध में दिया गया था, इस वजह से ये सिद्धांत थॉर्नडाइक के सिद्धांत का बिल्कुल उल्टा है। अगर हम थॉर्नडाइक के सिद्धांत की बात करें, तब थॉर्नडाइक ने क्या कहा था, पहले कोई चीज हमें कुछ करने के लिए प्रेरित करती है, उसकी प्रेरणा में हम कुछ ना कुछ अनुक्रियाएं करते हैं और उन अनुक्रियाओं को करते हुए हम कुछ सीख जाते हैं। बीएफ स्किनर ने यह कहा कि ऐसा हमेशा नहीं होता, कभी कभी इसका उल्टा भी हो जाता है। जैसे मान लेते हैं कि ये बालक बच्चों के साथ नीचे खेल रहा है, अपने दोस्तों के साथ नीचे खेल रहा है, और यह खेलता खेलता अचानक से पेड़ पर चढ़ गया। इसे नहीं पता ऊपर अमरूद लगे हुए हैं, तो ये जैसे ही पेड़ पर चढ़ता है तो ये पेड़ हिलेगा और हिलने से अमरूद नीचे गिर जाएगा। तब इस बालक ने पहले तो अनुक्रिया की, ये पेड़ पर चढ़ गया। पेड़ पर चढ़ने के बाद इसे पुनर्बलन प्राप्त हुआ, मतलब उद्दीपन प्राप्त हुआ, ये अमरूद नीचे गिर गया। तब इस बालक ने यह सीख लिया कि पेड़ पर चढ़ेंगे अगर हम और पेड़ को हिलाएंगे तो कुछ ना कुछ हमें खाने को मिल सकता है, अमरूद वगैरह हमें खाने के लिए मिल सकते हैं। थॉर्नडाइक ने क्या कहा था, पहले हमें अमरूद दिखेंगे, उसके बाद हम कुछ क्रिया करेंगे जिससे हम सीखेंगे। लेकिन स्किनर के सिद्धांत में उल्टा हो रहा है। पहले बालक क्रिया कर रहा है, पेड़ पर चढ़ गया, इसे नहीं पता अमरूद लगे हुए, खेलते खेलते बस अचानक से ऐसे ही पेड़ पर चढ़ गया। पेड़ पर चढ़ाई अनुक्रिया इसने पहले की, उसके बाद पेड़ हिला और अमरूद नीचे गिर गए। तब उद्दीपन बालक को बाद में प्राप्त हुआ कि अरे वाह, इसे खाने के लिए कुछ मिल गया, उद्दीपन मिल गया, प्रेरणा मिल गई बालक को कि पेड़ पर चढ़कर भी कुछ मिल सकता है। इस प्रकार बालक ने पेड़ पर चढ़कर पेड़ हिलाकर अमरूद तोड़कर खाने सीख लिए, जबकि बालक को ऐसा काम करने के लिए किसी भी चीज ने प्रेरित नहीं किया था। जैसे थॉर्नडाइक ने कहा था कि कोई ना कोई चीज हमें प्रेरित करेगी तभी हम कुछ सीखेंगे, यहाँ पर उल्टा हो रहा है। बालक पहले काम कर रहा है बिना किसी प्रेरणा के और बाद में उसे प्रेरणा मिल रही है, तो उल्टा हो रहा है ये। दूसरा उदाहरण अगर हम देखें तो हम ऐसे ही सड़क पर चलते रहते हैं, कुछ सोचते रहते हैं बिना किसी टेंशन के, मजे में अपने सड़क पर चल रहे हैं। तो चलते चलते सड़क पर मान लेते हैं एक छोटी मोटी टोकरी वगैरह कुछ पड़ी हुई थी, हमने उसमें लात मार दी, वैसे ही मस्ती मजाक में बिना किसी उद्देश्य के। तो अगर हमने उस टोकरी में लात मारी और उस टोकरी के नीचे से हमें पैसे मिल जाते हैं, तो हमें क्या पता चल गया कि रास्ते पर अगर कोई टोकरी पड़ी हुई होती है तो उसके नीचे पैसे हो सकते हैं, तो उसमें लात मारनी चाहिए। तो इस प्रकार इस व्यक्ति ने एक चीज सीख ली कि रास्ते पर कोई भी चीज पड़ी है उसमें लात मार कर देखो, उसके नीचे पैसे वगैरह कुछ मिल सकता है। जबकि इस व्यक्ति को ऐसा करने के लिए किसी भी चीज ने प्रेरित नहीं किया था। तो हम बिना किसी की प्रेरणा में भी कुछ क्रिया कर सकते हैं, अनुक्रिया कर सकते हैं। उन अनुक्रियाओं के द्वारा अगर हमें कुछ उद्दीपन प्राप्त होता है तब हम उन अनुक्रियाओं को दोहराते हैं और उन अनुक्रियाओं से कुछ ना कुछ काम करना सीख लेते हैं। ये बिल्कुल उल्टा है थॉर्नडाइक के सिद्धांत से। आई होप दोनों में अंतर आपको पता चल गया होगा। थॉर्नडाइक का सिद्धांत क्या कहता था, पहले कोई चीज हमें कुछ करने के लिए प्रेरित करेगी, उसकी प्रेरणा में हम अनुक्रिया करेंगे, उन अनुक्रियाओं को करते हुए हम सीखेंगे। अगर कोई चीज हमें प्रेरित नहीं करेगी तब हम कुछ नहीं सीखेंगे, थॉर्नडाइक ने यह बताया था। स्किनर क्या कहता है कि जरूरी नहीं है ऐसा हमेशा ही होगी, कोई चीज हमें कुछ करने के लिए प्रेरित करे, कभी कभी हम वैसे ही अनुक्रिया करते रहते हैं बिना किसी उद्देश्य के, क्योंकि मनुष्य गतिशील प्राणी है, कुछ ना कुछ वह करता रहता है। तो जब वह बिना किसी उद्देश्य के कोई भी अनुक्रिया करता रहता है मनुष्य, तो अगर उन अनुक्रियाओं का उसे कोई परिणाम मिलता है, कोई उद्दीपन उस व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है अपनी अनुक्रियाओं के बाद, तो वह उस उद्दीपन से कुछ ना कुछ सीख जाता है। तो ये उल्टा है, थॉर्नडाइक के सिद्धांत से बिल्कुल उल्टा है स्किनर का सिद्धांत। थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ते हैं।
स्किनर ने भी सीखने का एक सिद्धांत दिया जिसे क्रिया प्रसूत सिद्धांत कहा जाता है। नाम तो हम बाद में देखेंगे इनके नाम क्या क्या हैं, क्योंकि कई नाम होते हैं एक सिद्धांत के। यह सिद्धांत स्किनर ने थॉर्नडाइक के सिद्धांत के विरोध में दिया था। थॉर्नडाइक ने बताया था कि अधिगम के लिए पहले उद्दीपक होना जरूरी है। उद्दीपक मतलब उद्दीपन, मतलब कोई प्रेरक, कोई ऐसी वस्तु जो हमें कुछ करने के लिए प्रेरित करे। कोई व्यक्ति उद्दीपक के प्रति अनुक्रियाएं करता है जिससे अधिगम होता है। लेकिन स्किनर ने कहा अनुक्रिया करने के लिए हमेशा कोई उद्दीपक उपलब्ध हो ऐसा जरूरी नहीं होता। कभी कभी बिना उद्दीपक के भी अनुक्रिया हो जाती है। हम पहले कोई अनुक्रिया करते हैं, उसके बाद हमें उद्दीपन प्राप्त होता है। उस उद्दीपन के प्रभाव में भी हम कुछ सीख सकते हैं। अब ये बात स्किनर ने कही है। हम पहले कोई अनुक्रिया कर सकते हैं, अगर अनुक्रिया के बाद हमें कोई उद्दीपन प्राप्त होता है तो उस उद्दीपन के प्रभाव में हम कुछ सीख सकते हैं। जैसे बालक पेड़ पर चढ़ गया था बिना किसी उद्देश्य के, पेड़ हिल गया, फल मिल गए, तो बालक को पता चल गया कि पेड़ पर चढ़ने से, पेड़ हिलाने से हमें फल मिल जाएंगे, तो बालक ने कुछ सीख लिया। जबकि यहाँ पर बालक ने कोई उद्दीपन नहीं देखा था पहले, वैसे ही चढ़ गया था, तो बालक ने पहले अनुक्रिया की, कुछ काम किया, बाद में से उद्दीपन प्राप्त हुआ। तो ये स्किनर कहते हैं। स्किनर ने उद्दीपन के स्थान पर पुनर्बलन शब्द का प्रयोग किया। थॉर्नडाइक ने उद्दीपन कहा था, तो जो भी चीज हमें प्रेरित करती है, थॉर्नडाइक ने तो उसे उद्दीपन कहा था, स्किनर ने उसे पुनर्बलन कहा। तो सब लोग अपना अपना अलग शब्द यूज कर रहे हैं। पुनर्बलन मतलब ये जो बालक को अमरूद मिले ये पुनर्बलन हुआ स्किनर के अनुसार, थॉर्नडाइक के अनुसार ये उद्दीपन है। शब्दों का ही खेल है, बाकी इतना ज्यादा नहीं। आप उद्दीपन भी लिख देंगे तो भी काम चल जाता है आपका। जैसे अगर कोई व्यक्ति रास्ते पर चल रहा है, वह बिना कारण ऐसे ही रास्ते पर पड़ी किसी चीज को ठोकर मार देता है, उसके बाद उसे उस चीज के नीचे से धन की प्राप्ति हो जाती है, तो वह रास्ते पर पड़ी हर चीज को ठोकर मारना शुरू कर देगा, क्योंकि उसे अपने द्वारा की गई अनुक्रिया, क्योंकि उसने पहले अनुक्रिया की, ठोकर मारी, अनुक्रिया के परिणाम स्वरूप कोई उद्दीपक प्राप्त हुआ, पुनर्बलन प्राप्त हुआ। इस प्रकार वह व्यक्ति सीख लेगा कि रास्ते पर पड़ी किसी भी चीज के नीचे धन की प्राप्ति हो सकती है, तो उन्हें ठोकर मारनी चाहिए। तो ये व्यक्ति ये चीज सीखता है। इसके विपरीत अगर व्यक्ति को नकारात्मक पुनर्बलन मिल जाता है, अर्थात उसके पैर में चोट लग जाती है, तब वह व्यक्ति ये सीख लेगा कि रास्ते पर पड़ी हुई किसी भी चीज को ऐसे ही ठोकर नहीं मारा करते, नहीं तो हमारे पैर में चोट लग सकती है। ये स्किनर ने कहा। कोई भी व्यक्ति ऐसी अनुक्रिया करता रहता है, चलता फिरता रहता है, कुछ ना कुछ अनुक्रिया करता रहता है, उस अनुक्रिया के उस व्यक्ति को परिणाम क्या मिलते हैं, मतलब पुनर्बलन क्या मिलता है, उद्दीपन क्या मिलता है, उस उद्दीपन से वह व्यक्ति कुछ ना कुछ सीख जाता है। जैसे रास्ते पर कुछ पड़ा हुआ था, इसने ठोकर मार दी, अगर इसे पैसे मिल गए तो ये व्यक्ति सीख लेगा कि रास्ते पर पड़ी हुई चीज को ठोकर मारनी चाहिए, पैसे मिल जाते हैं, और ये व्यक्ति हमेशा यही काम करेगा। अगर इसके चोट लग गई पैर में, तो ये व्यक्ति सीख लेगा कि रास्ते पर पड़ी हुई किसी चीज को ठोकर नहीं मारा करते, उससे हमें चोट लग सकती है, तो ये व्यक्ति उस काम को करने से बचेगा। दोनों ही स्थितियों में इस व्यक्ति ने कुछ ना कुछ सीखा। तो वही बात स्किनर ने कही कि पहले हम कुछ ना कुछ अनुक्रिया कर सकते हैं, अनुक्रिया के बाद जो हमें उस अनुक्रिया के रिजल्ट मिलते हैं, उद्दीपन मिलता है उस अनुक्रिया का हमें, या फिर परिणाम मिलता है, या फिर पुनर्बलन मिलता है, क्योंकि स्किनर ने पुनर्बलन कहा उद्दीपन परिणाम को, पुनर्बल मिलता है, तो उस पुनर्बलन के द्वारा हम सीखते हैं। जिस प्रकार का पुनर्बलन मिलेगा उस प्रकार की चीजें ही हम सीखेंगे। अब स्किनर के सिद्धांत के नाम की बात कर लेते हैं। ये बीएफ स्किनर साहब है हमारे। पहला तो हो जाता है क्रिया प्रसूत सिद्धांत, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, ये इनका मेन नाम है इस सिद्धांत का, क्रिया प्रसूत सिद्धांत। ऐसी क्रिया जो ये बालक क्रियाएं कर रहे हैं ना, क्रिया कर रहे हैं पहले और फिर कुछ सीख रहे हैं, उस प्रक्रिया को, उस क्रिया को इन्होंने क्रिया प्रसूत कहा स्किनर ने, कि हम क्रिया प्रसूत के द्वारा सीख रहे हैं। अगर कोई बालक क्रिया प्रसूत के द्वारा सीख रहा है, उसका मतलब है बालक पहले अनुक्रिया कर रहा है, उसके रिजल्ट मिल रहे हैं और उसके बाद बालक सीख रहा है। तो इस कंडीशन को, इस प्रोसेस को स्किनर ने क्रिया प्रसूत कहा, ऑपरेंट कंडीशनिंग कहा। इस शब्द से इन्होंने इस प्रक्रिया को पुकारा। इस वजह से हम इस सिद्धांत को क्रिया प्रसूत का सिद्धांत कह देते हैं, या फिर सक्रिय अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत भी कह देते हैं, क्योंकि बालक इसमें सक्रिय रहता है, हमेशा कुछ ना कुछ क्रियाएं करता रहता है, कुछ क्रियाओं से बालक सीख जाता है, तो बालक हमेशा सक्रिय रहता है। इस वजह से सक्रिय अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत बोलते हैं। अनुक्रिया, इस सिद्धांत में बालक पहले अनुक्रिया कर रहा है, बाद में उद्दीपक कर रहा है, बाद में उस बालक को उद्दीपक मिल रहा है, अनुक्रिया बालक पहले कर रहा है। ये उल्टा है थॉर्नडाइक का, अगर आपको याद हो तो। इस वजह से हम इस सिद्धांत को अनुक्रिया उद्दीपक का सिद्धांत भी बोलते हैं, रेस्पॉन्स स्टिमुलस थियरी भी बोलते हैं।
शॉर्ट फॉर्म की अगर बात करें हम, तब आर एस थियरी हो जाता है। इसका आर ले लेते हैं हम, इसका एस ले लेते हैं, तो आर एस थियरी, आर एस सिद्धांत, रेस्पॉन्स स्टिमुलस सिद्धांत। पहले बालक क्रियाएं कर रहा है, रेस्पॉन्स कर रहा है, बाद में उसे उद्दीपन पुनर्बलन मिल रहा है। तो ये सब नाम है इस सिद्धांत के, ये भी आप नाम से समझ जाएंगे। थोड़ा और पढ़ते हैं इसके बारे में। क्रिया प्रसूत व्यवहार मतलब ऐसा व्यवहार जिसके द्वारा बालक कुछ सीख रहे हैं अनुक्रिया करके। क्रिया प्रसूत व्यवहार को स्पष्ट करने के लिए स्किनर ने चूहों, कबूतरों पर अनेक प्रयोग किए। इन प्रयोगों के पश्चात स्किनर ने स्पष्ट किया कि यह कोई आवश्यक नहीं है कि जब प्राणी के सामने कोई उद्दीपक, ये के है, जब प्राणी के सामने कोई उद्दीपक प्रस्तुत हो तभी वह अनुक्रिया करे। वातावरण में कुछ प्राणी ऐसे भी हैं जो हमेशा क्रियाशील रहते हैं और इनकी इसी क्रियाशीलता के फलस्वरूप उन्हें उद्दीपकों की प्राप्ति होती रहती है, जिससे प्राणी सीखते रहते हैं। स्किनर के इस सिद्धांत में हमेशा प्राणी सक्रिय रहता है, इसीलिए इस सिद्धांत को क्रियाशीलता का सिद्धांत या फिर सक्रिय अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत कहते हैं। स्किनर के इस सिद्धांत में पहले हम कोई अनुक्रिया करते हैं, रेस्पॉन्स करते हैं, बाद में उद्दीपक आता है। इस वजह से इसे हम उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, आर एस थियरी भी कहते हैं। स्किनर ने अपने सिद्धांत में पुनर्बलन पर विशेष बल दिया है। जिस प्रकार का बालक को पुनर्बलन मिल रहा है या फिर उद्दीपन मिल रहा है, उसी प्रकार का ज्ञान बालक सीख रहा है। अगर बालक कोई अनुक्रिया कर रहा है, बालक को कोई भी उद्दीपन या पुनर्बलन नहीं मिला, तो बालक कुछ नहीं सीखेगा। अगर बालक को अच्छा पुनर्बलन मिला, अच्छा उद्दीपन मिला, तो बालक अच्छी चीज सीखेगा और उसे बार बार करेगा काम को। अगर बालक को नकारात्मक पुनर्बलन मिला, कोई बुरा उद्दीपक मिला, बालक के पैर में चोट वगैरह लग गई, तो बालक उस काम को बिल्कुल भी नहीं सीखेगा। मतलब सीखने में पुनर्बलन बहुत उपयोगी है। जो उद्दीपन बालक को मिल रहा है, क्रिया के बाद अमरूद वगैरह क्या मिल रहा है उसे, तो सीखने में उद्दीपन बहुत जरूरी है, पुनर्बलन, स्किनर ने ये कहा। इसी प्रकार स्किनर ने क्या कहा कि पुनर्बलन दो प्रकार का होता है, सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन। सकारात्मक पुनर्बलन तो वो होगा जिसमें बालक को अच्छी चीजें मिल रही है और बालक उस काम को और ज्यादा करेगा। नकारात्मक पुनर्बलन वो होगा जिसमें बालक को कोई बुरी चीज मिल रही है, रिजल्ट के रूप में कुछ बुरा मिल रहा है और बालक उस काम को करने से बचेगा। सकारात्मक पुनर्बलन तो ये हो जाता है कि बालक को पैसे मिल गए, रास्ते पर पड़े हुए ठोकर मारी उसने, या फिर अमरूद गिर गए पेड़ से। नकारात्मक पुनर्बलन क्या हो सकता है, बालक पेड़ से गिर गया खुद, जैसे वह पेड़ पे चढ़ा, पेड़ हिला, बालक गिर गया, तो बालक सीख लेगा कि पेड़ पर नहीं चढ़ा करते, क्योंकि पेड़ हिलने से हम गिर सकते हैं। और दूसरा नकारात्मक पुनर्बलन ये हो सकता है बालक के पैर में चोट लग गई। तो सकारात्मक व नकारात्मक दो प्रकार के पुनर्बलन स्किनर ने बताया। इन दोनों से हम कुछ ना कुछ सीखते हैं, ये कहा था स्किनर ने। अब स्किनर के हम एक्सपेरिमेंट की बात कर लेते हैं। बीएफ स्किनर ने कौन कौन से प्रयोग किए। स्किनर ने एक स्किनर बॉक्स बनाया था, इसको हम स्किनर बॉक्स बोलते हैं, स्किनर बॉक्स के नाम से जानते हैं। इस स्किनर बॉक्स में इसने लाइट वगैरह की पूरी व्यवस्था की, बिजली वगैरह की व्यवस्था की, ग्रिलिंग बहुत कुछ लगाए, हवा वगैरह की, काफ़ी इसने ओने टोने टोटके पोटके किए थे स्किनर ने अपने स्किनर बॉक्स में। बस मैं मेन पॉइंट बताता हूँ, इस स्किनर बॉक्स में जो मेन बिंदु है वो क्या है। स्किनर ने क्या किया, इस अपने बॉक्स में एक लीवर लगाया। अगर कोई भी इस लीवर को दबा देता था तो यहाँ से चावल के दाने प्राप्त होते थे, कुछ अनाज के दाने, जिससे कि ये एक पुनर्बलन का काम करते थे। तो स्किनर ने एक चूहे को इसमें रख दिया, तो चूहा इधर उधर फिरने लगा, इसे घूमने लगा, अपने पंजे मारने लगा, हाथ पैर मारने लगा, इधर उधर मस्ती में घूमने लगा बिना किसी उद्देश्य के, क्योंकि चूहा यहीं पर है और घूम रहा है। और अचानक से क्या हुआ, चूहे का पैर इस बॉक्स पर पड़ गया, इस लीवर पर। जैसे इस लीवर पर चूहे का पैर पड़ा, यहाँ से चूहे को दाने मिल गए, तो चूहे ने वे दाने खा लिया। तो चूहे के दिमाग में ये बात आई कि यहाँ पर कुछ कुचड़ू मुचड़ू करने से मुझे दाने प्राप्त हुए। तो चूहा फिर यहाँ पर आया, इसने पैर वैर मारने शुरू किया, अचानक से इसका पैर फिर लीवर पर लग गया, फिर दाने प्राप्त हो गए। इस तरह से जब बार बार ये होता रहा तो चूहे ने लीवर पर पैर मारकर दाने प्राप्त करना सीख लिया था। अब चूहे को ऐसा करने के लिए किसी भी चीज ने प्रेरित नहीं किया था, बस चूहे का पैर अचानक से लग गया था। पहले चूहा अनुक्रिया कर रहा था, बाद में उसे रिजल्ट मिला, उद्दीपन मिला, कोई पुनर्बलन मिला। तो ये स्किनर के सिद्धांत को सिद्ध कर देता है कि हम कोई भी चीज पहले अनुक्रिया करके बाद में अगर हमें उद्दीपन मिलता है तो प्राप्त कर सकते हैं, हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। वहीं अगर इसका उल्टा हो जाता, अगर चूहा इस पर पैर मारता और इससे करंट लग जाता, तो चूहा इसके बिल्कुल भी आसपास नहीं आता। तो ये इस तरह से हम अचानक से कोई भी काम करते रहते हैं तो कुछ भी सीख सकते हैं। वही बातें यहाँ पर लिखी हुई है, तो आप उसे देख सकते हैं, यहाँ पर पढ़ सकते हैं। स्किनर ने एक दूसरा एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक इसी प्रकार का एक बॉक्स बनाया था, उसमें एक कबूतर को रखा।
कबूतर के बारे में स्किनर ने एक कंडीशन रखी, अगर कबूतर अपनी बाईं ओर घूमकर यहाँ पर चोंच मारता है तो स्किनर इसको दाने देता था। तो कबूतर भूखा था, तो अचानक से जब भी ये बाईं ओर घूमा और इसने यहाँ पर चोंच मारी, स्किनर ने दाने दे दिए इसे। तो कबूतर ने जब बार बार यही प्रोसेस किया तो स्किनर इसे दाने देता रहता था। तो एक टाइम कबूतर को पता चल गया था कि अगर मैं ऐसे घूमूंगा और यहाँ पर चोंच मारूंगा तो मुझे दाने मिल जाएंगे। इस तरह से इस कबूतर ने ये चीज़ सीख ली थी। और भी काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट किए थे। एक बार स्किनर ने क्या किया था, एक कबूतर को ऐसे फिट कर दिया था कि अगर कोई कबूतर 8 इकाई इस 8 इकाई पे इस तरह से घूमेगा, उसके बाद मैं उसे दाने दूंगा। तो एक कबूतर ने 8 इकाई इस तरह 8 इकाई पे घूमना शुरू कर दिया था। कोई भी कबूतर ऐसे घूमता था, स्किनर उसे दाने देता था। तो अपने टाइम पे हम कहा करते थे, जब हम पढ़ते थे, ये चीज सिद्धांत हम पढ़ रहे थे कि स्किनर ने कबूतर की 8 इकाई बना दी थी, क्योंकि कबूतरों को उसने 8 इकाई पे चलाना सिखा दिया था। कि स्किनर तो अजीब प्राणी था, उसने कबूतरों की 8 इकाई बना दी थी। तो ये हमारा स्किनर का सिद्धांत था। आई होप आप आसानी से समझ पाए होंगे, इतना टफ नहीं है। अब बात कर लेते हैं स्किनर के सिद्धांत का हम अपनी एजुकेशन में किस प्रकार यूज कर सकते हैं। काफी सारी चीजें हम इस सिद्धांत से ले सकते हैं। अगर अभी तक आपको समझ में नहीं आई है तो इस सिद्धांत से हम क्या क्या चीज ले सकते हैं, अब देखते हैं हम क्या क्या चीज हम ले सकते हैं इस सिद्धांत से। यह सिद्धांत शिक्षण प्रक्रिया में पुनर्बलन पर बल देता है। पुनर्बलन वही बच्चों को किस प्रकार के हम रेस्पॉन्स दे रहे हैं। अगर बच्चा कोई काम कर रहा है तो उस काम के परिणाम, पुनर्बलन, रिजल्ट क्या मिल रहा है उस बच्चे को। पुनर्बलन देकर शिक्षण प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाया जा सकता है। अगर कोई बच्चा अच्छा काम करता है तो हम उसे अच्छा पुनर्बलन देंगे, ऐसा उद्दीपन देंगे जो बच्चे को अच्छा लगे, तब वह बच्चा उस काम को और ज़्यादा करना चाहेगा। वही बात हमने देखी थी, अगर किसी बच्चे पे गलती से कोई क्रिया हो जाती है और उससे उसे अच्छे पुनर्बलन मिल जाता है, बच्चे को कुछ अच्छी चीज़ प्राप्त हो जाती है, तो बच्चा में क्रिया ज़्यादा करता है। तो इस चीज़ का लाभ हम शिक्षा में ले सकते हैं कि अगर बच्चा कोई अच्छी क्रिया करता है तो हम उसे पुनर्बलन दे देते हैं, शाबाशी दे देंगे या कोई गिफ्ट दे देंगे जिससे बच्चा उस क्रिया को अच्छे करेगा और ज़्यादा करेगा। यह सिद्धांत छात्रों को स्वयं करके सीखने के अवसर देता है। देखो, इस सिद्धांत में बच्चे खुद प्रयास करके सीख रहे हैं, अनुक्रिया कर रहे हैं। तो इस सिद्धांत से एक चीज हमें ये मिलती है कि बच्चे खुद करके सीखते हैं, तो ऐसे अवसर हमें बच्चों को देने चाहिए। इसके अनुसार सही अनुक्रिया करने वाले छात्रों को तुरंत बिना देरी किए पुनर्बलन देना चाहिए। वही बात, अगर हम बच्चों को पुनर्बलन देंगे तो बच्चा अच्छा उस काम को आगे करेंगे। इस सिद्धांत के अनुसार अगर छात्र सही कार्य करता है तो उसे सकारात्मक पुनर्बलन देना चाहिए, गलत कार्य करता है तो उसे नकारात्मक पुनर्बलन देना चाहिए। सकारात्मक पुनर्बलन से मतलब हो जाता है टॉफी वगैरह, शाबाशी वगैरह देनी चाहिए। नकारात्मक पुनर्बलन से मतलब होता है उसे डांट लगानी चाहिए या फिर पिटाई वगैरह करनी चाहिए। ऐसा अगर हम करेंगे तो बच्चा सकारात्मक पुनर्बलन वाले कार्यों को करेगा, नकारात्मक वालों को छोड़ेगा। यही चीज हम देख चुके थे स्किनर के सिद्धांत में। बच्चा सकारात्मक पुनर्बलन वाले कार्य करता है, नकारात्मक पुनर्बलन वाले कार्य बच्चा छोड़ देता है। यह सिद्धांत हमें बताता है कि नकारात्मक पुनर्बलन वाली अनुक्रियाओं को छोड़ते हैं बच्चे और सकारात्मक पुनर्बलन वाली अनुक्रियाओं को बच्चे दोहराने का प्रयास करते हैं। तो ये बात भी हमें यह सिद्धांत ही बताता है। इस सिद्धांत के अनुसार बच्चों को सीखने की परिस्थिति में छोड़ देना चाहिए, जिससे छात्र स्वयं अनुक्रिया करके पुनर्बलन प्राप्त करके सीख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, यह व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर शिक्षा प्रदान करने पर बल देता है। ये तो कॉमन सी बात है, आप कहीं पर भी लिख सकते हैं। इसके अलावा और कॉमन बातें आप लिख सकते हैं कि शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त करता है। व्यक्तिगत विभिन्नताएं वाला तो यह आ गया। छात्रों के विकास में सहायता करता है, तो ये जनरल सी बातें आप लिख सकते हैं। इस सिद्धांत का प्रयोग करके छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन किया जा सकता है। इसके अनुसार शिक्षण सहायक सामग्री की इस प्रकार व्यवस्था करनी चाहिए कि सीखने वाला कम से कम गलती करे। देखो, इस सिद्धांत में बच्चा बिना गलती किए आराम से कोई भी चीज सीख लेता है, गलती तो नहीं करता है। जैसे थॉर्नडाइक के सिद्धांत में हम बार बार गलती कर रहे थे, तो इस सिद्धांत में बच्चा गलती नहीं करता। तो वही बात ये सिद्धांत कहता है कि हमें शिक्षण की व्यवस्था इस प्रकार करनी चाहिए जिससे बच्चे ज्यादा गलती करके न सीखें। यह सिद्धांत छात्रों को प्राकृतिक रूप से सीखने पर बल देता है। छात्रों ने कितना सीख लिया इसकी जानकारी भी छात्रों को प्रदान करनी चाहिए, क्योंकि यह भी पुनर्बलन का ही कार्य करती है। कक्षा में छात्रों को जटिल कार्य सिखाने के लिए सिद्धांत का प्रयोग किया जा सकता है। तो ये कुछ लाभ थे जो भी आपके याद रह जाए, आप पेपर में लिख देना, क्योंकि पेपर में आता है स्किनर के सिद्धांत के हम किस प्रकार लाभ उठा सकते हैं अपने पेपर में। तभी आज का हमारा स्किनर का सिद्धांत था, बीएफ स्किनर का सिद्धांत सीखने का सिद्धांत था। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी बोलते हैं इसे हम। वीडियो अच्छी लगी हो आप इसे अपने बीएड ग्रुप में दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। बीएड की सभी सब्जेक्ट की इसी तरह से डेली रेगुलर क्लासेज लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।